हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो एंड द वीडियो इज़ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970। इससे पहले मैंने इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स पे एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में उनका लिंक है, आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आप लोग ये वाला वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So without wasting much time, let's get started with this particular act. अब ये एक्ट क्यों आया था? The main objective of this act was to regulate the employment of contract labor. जाहिर सी बात है क्योंकि नाम ही से पता चल रहा है this act is regarding the contract labor. तो ये जो एक्ट आया था इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट है उसको रेगुलेट करना, एक मतलब लाइक लॉ से उसको बाइंड करना इन सर्टन एस्टैब्लिशमेंट। जहाँ भी सर्टन एस्टैब्लिशमेंट ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि हर एस्टैब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स नहीं होते हैं। कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर करती हैं या लेबर्स को कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर करती हैं। तो जहाँ ऐसा है वहाँ जितने भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं उनकी एम्प्लॉयमेंट को, उनके जॉब को रेगुलेट करना। इसके साथ साथ टू प्रोवाइड फॉर इट्स अबॉलिशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। और इसके साथ साथ ना केवल जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं वहाँ पर उनकी एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना इस पर्टिकुलर एक्ट का मकसद है, बल्कि इस पर्टिकुलर एक्ट का ऑब्जेक्टिव ये भी है कि कुछ सर्कमस्टांसेस में, कुछ सिचुएशंस में जहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं वो उस पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का एम्प्लॉयमेंट को अबॉलिश करना, मतलब हटा देना। हर इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं आ सकते, तो कुछ इस्टेब्लिशमेंट जहाँ आ सकते हैं वहाँ पर उनके एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करना है। लेकिन जहाँ नहीं आने चाहिए एज पर दी लॉ लेकिन वहाँ हैं तो उनको हटा देना, अबॉलिश कर देना। एंड उसके साथ साथ डिफरेंट मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इन सारी चीज़ों को कौन देखता है? दिस पर्टिकुलर लॉ, दिस पर्टिकुलर एक्ट। क्या? द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। तभी इसका नाम भी है रेगुलेशन भी और अबॉलिशन भी। तो जहाँ रेगुलेट करना है वहाँ रेगुलेट, और जहाँ बिल्कुल हटाना है कॉन्ट्रैक्ट लेबर को वहाँ अबॉलिश करना। एनफोर्स कब हुआ था? ये एनफोर्स हुआ था 10th of February 1971। होल ऑफ इंडिया में ये एक्सटेंड होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ, विच इज़ द शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ये कहाँ अप्लाई होता है? शॉर्ट टाइटल तो देखो, टाइटल इसका पता ही है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड अबॉलिशन एक्ट। तो मैंने डायरेक्टली इसका जो पार्ट 4 है, सब सेक्शन 4, उससे स्टार्ट करा है। अब ये कहाँ अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है हर उस इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉय करते हैं या पिछले प्रीवियस 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को 20 या उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम करते हुए पाए गए थे। तो दो चीज़ें होती हैं हर एक्ट में। ये देखा जाता है कि हर वो इस्टेब्लिशमेंट में जहाँ पर कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं, और ये भी देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन उन्होंने हायर करके छोड़ दिया, उसके बाद हटा दिया। तो अगर एक भी दिन 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे काम करते हुए पाए गए हैं तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे। इसके साथ साथ हर उस कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई होंगे जो एम्प्लॉय करता है और हु एम्प्लॉयड ऑन एनी डे, या वो एम्प्लॉय कर रहा है या उसने प्रीवियसली 12 मंथ्स में किसी भी एक दिन 20 या 20 से ज़्यादा वर्कर्स को एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एम्प्लॉय किया है। तो उस इस्टेब्लिशमेंट में तो अप्लाई होंगे ही, साथ साथ जिस कॉन्ट्रैक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को हायर करा था उस कॉन्ट्रैक्टर पे भी इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। Provided that the appropriate government may, after giving not less than 2 months notice of its intention, और इसके साथ साथ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या कर सकती है? ये जो दो चीज़ें दी हुई हैं इसके अलावा भी वो किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में किसी भी कॉन्ट्रैक्टर पे क्या कर सकती है? इस पर्टिकुलर एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई कर सकती है। मींस कि अगर वो चाहे, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो वो ऐसी इस्टेब्लिशमेंट में भी अप्लाई कर सकती है जहाँ 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स नहीं, यहाँ उससे कम वर्कर्स काम करते हैं। लेकिन अगर उसको लगता है कि वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करना ज़रूरी हो गया है तो वहाँ अप्लाई कर सकती है। इट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बट बिफोर डूइंग दैट
बिफोर अप्लाइंग ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, वो क्या करेगी, उसको 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा इन दी ऑफिशियल गजेट। एक ऑफिशियल गजेट में 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। उस नोटिस के बाद ही वो क्या कर सकती है, अप्लाई कर सकती है। अब नोटिस क्यों दिया जाता है, ताकि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट ऑब्जेक्शन उठाए तो वो सारे ऑब्जेक्शंस वगैरह को उस समय उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एंटरटेन किया जा सकते हैं। क्योंकि उस नोटिस में क्या दिया होगा, उस नोटिस में यही दिया होगा कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई करने वाली है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है, एक तो 20 या उससे ज़्यादा वर्कर्स वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाला लाइक कॉन्ट्रैक्टर पे अप्लाई होगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ ये लेस देन 2 मंथ्स वाला नोटिस जो देने का जो टाइम पीरियड है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन आ जाता है कि कितने महीने का नोटिस देना पड़ेगा तब वो अप्लाई कर सकती है, क्योंकि इसमें एक और चीज़ है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसमें यही टाइम पीरियड 3 मंथ्स का दिया गया है, और मोस्टली बाकी सब में 2 मंथ्स का ही है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में 3 मंथ्स का दिया है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। 5th A सेक्शन 5 सॉरी सब सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 का सब क्लॉज ए, it shall not apply to establishment in which work only of an intermittent or casual nature is performed। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्ट ऐसी एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा जहाँ इंटरमिटेंट वर्क होता है, मतलब कि रुक रुक के काम हो रहा है, रेगुलरली काम नहीं हो रहा है और कैजुअल नेचर का काम परफॉर्म हो रहा है, तो वहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्ट अप्लाई नहीं होगा या वहाँ पर उस एस्टैब्लिशमेंट में अप्लाई नहीं होगा। अब इस पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि इफ़ द क्वेश्चन अराइजेज वेदर द वर्क परफॉर्म्ड in an establishment is of intermittent or casual nature, the appropriate government shall decide that the question after consultation with the central board। अभी यहाँ पर बोला गया है कि ये पर्टिकुलर एक्ट उन एस्टैब्लिशमेंट्स में अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर इंटरमिटेंट काइंड ऑफ वर्क होता है या कैजुअल नेचर का काम होता है। अभी कैसे पता चलेगा कि कोई काम कैजुअल नेचर का है या इंटरमिटेंट नेचर का, अगर ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है तो वहाँ पर रोल कौन प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रोल प्ले करेगी। वो डिसाइड करेगी वेदर अ पर्टिकुलर वर्क कैन बी कॉल्ड एज अ इंटरमिटेंट, कैन बी कॉल्ड एज अ इंटरमिटेंट वर्क और कैजुअल वर्क। लेकिन जब वो अपना ऐसा डिसीजन देगी उससे पहले वो सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से क्या करेगी, कंसल्ट करेगी। उसके बाद वो किसी भी काम को इंटरमिटेंट नेचर या कैजुअल वर्क टाइप के नेचर का डिक्लेयर कर सकती है। तो कोई भी काम इंटरमिटेंट है कि नहीं है वो मेनली कौन डिसाइड करेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अभी इसमें एक और चीज़ है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन वर्क परफॉर्म्ड इन एन एस्टैब्लिशमेंट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन इंटरमिटेंट नेचर। अभी इसमें यह भी बोला गया है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क को हम इंटरमिटेंट कब नहीं बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, अगर वो कब कैसे परफॉर्म हो रहा है, इफ़ it was performed for more than 120 days in preceding 12 months। अगर वो पिछले 12 महीनों में 120 दिन से ज़्यादा काम कोई एस्टैब्लिशमेंट कर रही है तो उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में जो काम हो रहा है उसको हम कैजुअल नेचर का या इंटरमिटेंट नेचर का काम नहीं मानेंगे। अगर कोई सीजनल वर्क है, मतलब कि ऐसी एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ जो कि सीजनल बेसिस पे काम करती है, सीजन्स के बेसिस पे, तो वहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है ये 60 डेज का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम सीजनल बेसिस वाला एस्टैब्लिशमेंट देख रहे हैं तो वो पूरे 12 महीने तो काम करेगी नहीं, वो 4 महीने 5 महीने 6 महीने काम करेगी, क्योंकि वो सीजनल कैरेक्टर की है, सीजनल नेचर का काम कर रही है। तो अगर कोई एस्टैब्लिशमेंट में सीजनल नेचर का वर्क हो रहा है तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि अगर वो काम 60 दिन से ज़्यादा का हो रहा है तो वो इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का काम नहीं है। अदरवाइज अगर वो 120 दिन से ज़्यादा का हो रहा है इन प्रीसीडिंग 12 मंथ्स तो भी वो इंटरमिटेंट और कैजुअल नेचर का काम नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन से काम को इंटरमिटेंट या कैजुअल नेचर का बोलना चाहिए, तो वहाँ पर जो डिसीजन फाइनल होगा, फाइनल डिसीजन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का होगा। लेकिन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भी होलसेल खुद से सोलली वो डिसीजन नहीं लेगी। दैट गवर्नमेंट विल ऑब्वियसली decide after having consultation with the central or the state board respectively। ठीक है, then comes the definition part। this is section 2 definition, appropriate government। तो in relation to establishment in which the appropriate government under industrial dispute act is central government, the central government। अभी यहाँ पर बोला ये जा रहा है कि यहाँ पर appropriate government को हम कैसे देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से मिला के देख रहे हैं।
तो इस पर ये बोल रहे हैं कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो स्टैब्लिशमेंट्स के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी उन स्टैब्लिशमेंट्स के अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही होगी, और अदरवाइज बाकी की जितनी भी गवर्नमेंट, बाकी जितनी भी स्टैब्लिशमेंट्स है उसकी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होगी। आई होप। तो अगर हम ये देखें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेबर में हम किसको बोलेंगे, तो हमको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को रिफर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोला गया है वो सारी स्टैब्लिशमेंट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर भी वही होगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अ वर्कमैन शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड एज अ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब हम कैसे बताएं कि एक वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कब बोल सकते हैं। तो इससे बोला गया कि एक वर्कमैन को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर तब मानेंगे इन और इन कनेक्शन विद वर्क ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट व्हेन ही इज हायर्ड इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर विद विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अगर वो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है, अगर कोई पर्सन को एक कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहा है, तो फिर वो पर्सन ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे ही माना जाएगा। और ज़रूरी नहीं है जब ये हायरिंग हो रही हो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उसकी जानकारी हो। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को जानकारी नहीं भी होगी तब भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी भी वर्कमैन को हायर कर रहा है तो वो वर्कमैन कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कैटेगरी के अंदर ही आएगा, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। नाउ हु इज अ कॉन्ट्रैक्टर? कॉन्ट्रैक्टर इन रिलेशन टू एस्टैब्लिशमेंट मीन्स अ पर्सन, कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो अंडरटेक करता है टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट अदर देन मियर सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर। इसको हम, अगर आपको याद होगा इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर में जब हमने पढ़ा था तो भी हमने ऐसी एक डेफिनेशन पढ़ी है। अगर आप, आई होप अगर आपको वो चीज़ याद होगी। तो कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? कॉन्ट्रैक्टर वो पर्सन है जो ये जिम्मेदारी लेता है कि वो एक गिवन रिजल्ट एस्टैब्लिशमेंट के लिए गिवन रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, ना केवल, और उसका काम केवल सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर की सप्लाई तक ही सीमित नहीं है। वो एक रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा फॉर द एस्टैब्लिशमेंट बाय व्हाट? अब रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, विद द हेल्प ऑफ हायरिंग द कॉन्ट्रैक्ट लेबर, और जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को सप्लाई करे। तो यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का मतलब एक ऐसा पर्सन हु अंडरटेक्स to perform a given result for the establishment other than mere supply of goods of articles of manufacture to the establishment through contract labor, or who supplies contract labor for any work of the establishment and also include a subcontractor। तो ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेफिनेशन पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर में सब कॉन्ट्रैक्टर को भी माना गया है कॉन्ट्रैक्टर। नाउ व्हाट इज एन एस्टैब्लिशमेंट? एस्टैब्लिशमेंट कौन होते हैं? एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। कोई भी ऑफिस, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, कोई लोकल अथॉरिटी को हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। कोई प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चर, ऑक्यूपेशन इज कैरीड ऑन। ऐसी कोई जगह जहाँ इंडस्ट्रियल वर्क हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, कोई बिजनेस हो रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग वर्क हो रहा है, कोई ऑक्यूपेशन कैरी हो रहा है, तो उसको भी हम एस्टैब्लिशमेंट बोलेंगे। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन होता है? इन रिलेशन टू एनी ऑफिस, किसी ऑफिस या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटी की अगर आप बात करें तो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको हम प्रिंसिपल एम्प्लॉय बोलेंगे। और अगर और सच ऑफिसर एज अ गवर्नमेंट या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का हेड या लोकल अथॉरिटी का जो ऑफिसर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। लेकिन ये चीज़ केवल उस पर अप्लाई करती है जब गवर्नमेंट का ऑफिस हो, कोई गवर्नमेंटल लोकल अथॉरिटी है तो वहाँ पर जो हेड होगा उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो हेड होगा उसको प्रिंसिपल एम्प्लॉय बोला जाएगा। या अगर लोकल अथॉरिटी की बात हो रही है तो वहाँ का ऑफिसर जो होगा उसको हम प्रिंसिपल एम्प्लॉय बोलेंगे। अगर तो फैक्ट्री की बात हो रही है तो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री प्रिंसिपल एम्प्लॉय कहलाएगा। या वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज अ मैनेजर, अगर ये दोनों नहीं है तो ऐसा कोई पर्सन फैक्ट्री में जिसको हम मैनेजर बोल रहे हैं उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के तौर पे ही लिखेंगे। तो आइदर अगर मैनेजर नहीं है तो वहाँ का ओनर या ऑक्यूपायर उस फैक्ट्री का प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हो जाएगा। अगर मैनेजर है, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मैनेजर के नाम से है, जिसका डेजिग्नेशन एज अ मैनेजर है, तो वहाँ पर वो मैनेजर विल प्ले अ रोल ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर।
इफ दैट इज अ केस ऑफ अ माइन, इफ इट्स अ केस ऑफ अ माइन, अगर माइन की बात हो रही है तो वहाँ का ओनर प्रिंसिपल एम्प्लॉय कहलाएगा, या वहाँ का एजेंट, उस एजेंट माइन का एजेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉय कहलाएगा, या उस माइन का कोई पर्सन जो मैनेजर के तौर पे काम कर रहा है, जिसका डेजिग्नेशन एज अ मैनेजर है, तो वो भी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ही बोला है। और इन एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, उसके अलावा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, ऐसा पर्सन जिसके ऊपर उस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट की होल सोल सुपरविजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल है, तो उस पर्सन को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हम मानेंगे। इस एक्ट के पर्पज से उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रिंसिपल एम्प्लॉयर माना जाएगा, और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है वो उस पर्सन पे अप्लाई होंगे। नाउ वेजेस, तो वेजेस की यहाँ की डेफिनेशन सिमिलर टू दी वेजेस की डेफिनेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। नाउ हु इज अ वर्कमैन, वर्कमैन एक ऐसा पर्सन है, means any person employed in connection with the work of an establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment can be expressed or implied। तो ये तो सिंपल है, हमेशा ही हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो आई डोंट थिंक इसमें ज़्यादा आपको परेशानी होनी चाहिए। अब वर्कमैन कौन नहीं है? Who is employed mainly for managerial and administrative capacity, ऐसा पर्सन जो मैनेजेरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी के तौर पे हायर किया गया है, तो वो वर्कमैन नहीं है। या अगर कोई ऐसा पर्सन है जो सुपरवाइजरी कैपेसिटी में हायर हुआ है, लेकिन उसकी जो पर मेंशन यानी कि पर मंथ की जो सैलरी है वो 500 रुपये से ज़्यादा की है, ठीक है, तो वहाँ पर वो वर्कमैन की कैटेगरी से बाहर है। एंड यहाँ पर अगर आप लोग सोचो कि इतनी कम सैलरी क्यों है, तो ऑब्वियसली अभी जो न्यू एक्ट्स आए हैं, जो न्यू प्रोविजंस है, न्यू लेबर कोड्स, दैट मीन्स उसमें ये चीज़ बढ़ाई है। नाउ हु इज एन आउट वर्कर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आता है, ये पूछा जाता है कि आउट वर्कर जो होगा इसको हम कहाँ पढ़ते हैं, कौन से एक्ट में इसका जिक्र है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। दैट इज टू से अ पर्सन टू whom any article or material are given out by or on behalf of principal employer, ऐसा पर्सन जिसको आर्टिकल या मटेरियल दिए जाते हैं आउट बाय, और मतलब कौन देता है? प्रिंसिपल एम्प्लॉयर देता है। टू बी मेड अप, क्लीन्ड, वॉश्ड, कोई चीज़ें, ऐसे पर्सन जिसको कोई चीज़ें, कोई आर्टिकल्स या मटेरियल दिया जाता है बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, किसके लिए? उसको धोने के लिए, वॉश करने के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको ऑल्टर करने के लिए, ऑर्नामेंट करने के लिए, फिनिश एज अ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, रिपेयर करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए, और अदरवाइज प्रोसेस्ड फॉर सेल फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड और बिजनेस ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के बिजनेस के पर्पस के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कोई चीज़ें, कोई आर्टिकल्स साफ करने के लिए, फिनिश एज अ फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए किसी पर्सन को देता है, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज टू बी कैरिड आउट आइदर इन द होम ऑफ द आउट वर्कर और इन सम अदर प्रेमाइसेस। और जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, वॉशिंग, ऑल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है ये फैक्ट्री में नहीं हो रहा है, ये फैक्ट्री के बाहर या तो उस आउट वर्कर या जिस पर्सन को दिया गया वो सामान उसके घर पे वो कर रहा है या किसी और प्रेमाइसेस पे कर रहा है, बट नॉट इन दी फैक्ट्री इटसेल्फ। तो वहाँ पर वो जो पर्सन है उसको हम आउट वर्कर कहेंगे। देखो नाम से पता चल रहा है आउट वर्कर, दैट पर्सन हु इज वर्किंग इन आउटर प्रेमाइसेस। मतलब एक फैक्ट्री है जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर काम कर रहे हैं, वहाँ पर ये एक्ट अप्लाई होता है। अब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने क्या करा, कुछ लोग ऐसे थे जिनको बाहर कुछ काम दिया और वो लोग जो हैं वो फैक्ट्री में आके काम नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपने घर से वर्क फ्रॉम होम टाइप का कर रहे हैं, या अपने घर से कर रहे हैं या किसी और प्रीमाइसेस से कर रहे हैं काम, बट नॉट इन दी फैक्ट्री, ठीक है। ऐसी प्रीमाइसेस जिसकी जिम्मेदारी कंट्रोल मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो उस पर्सन को, उस इंसान को हम आउट वर्कर की कैटेगरी में डाल देंगे। नाउ चैप्टर 2 द एडवाइजरी बोर्ड्स। Central Advisory Board, Section 3. The central government shall, as soon as may be, constitute a board to be called the Central Advisory Contract Labor Board, hereinafter referred to as a central board. तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑब्वियसली सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो उसको बोला क्या जाता है?
सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड, सेंट्रल एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। और ये किस लिए है, क्यों कॉन्स्टिट्यूट हुआ है? टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सच मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उन मैटर्स के ऊपर एडवाइस करने के लिए ये पर्टिकुलर बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। टू एडवाइस किसको करेगा? टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे, मतलब क्या जो बोर्ड है कैसे बनेगा, कितने मेंबर्स होंगे, उसको पढ़ते हैं। अ चेयरमैन, तो एक चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय ऑब्वियसली द सेंट्रल गवर्नमेंट। द चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल, अब एक चेयरमैन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, एक चीफ लेबर कमिश्नर है जिसको हम बोलते हैं एक्स ऑफिशियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड में एक्स ऑफिशियो कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है। तो आंसर वुड बी द चीफ लेबर कमिश्नर। देन वी हैव थर्ड इज सच नंबर्स नॉट एक्सीडिंग 17 बट नॉट लेस देन 11। तो मैक्सिमम 17 होने चाहिए, कम से कम 11। तो 11 से 17 तक ऐसे मेंबर्स होने चाहिए। एज सेंट्रल गवर्नमेंट में नॉमिनेट टू रिप्रेजेंट दैट गवर्नमेंट द रेलवेज, कोल इंडस्ट्री, माइनिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स, वर्कमैन एंड एनी अदर इंटरेस्ट विच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और टू बी रिप्रेजेंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड। तो इसका मतलब है इनके अलावा एक चेयरमैन, एक चीफ लेबर कमिश्नर, इसके बाद 11 से 17 ऐसे मेंबर्स होने चाहिए जो किनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोल इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो लगता है कि ऐसे ऐसे मेंबर्स, कौन कौन से मेंबर्स ठीक है, उनको लगता है कि जो बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इन सारे एस्टैब्लिशमेंट्स के, तो उनको वो अपॉइंट करेगी। The number of persons to be appointed as members from each of the categories in subsection 2, the terms of office and other conditions of the service, the procedure to be followed in discharge of their functions, and the manner of filling the vacancies, the members of central board shall be as prescribed। तो ये वाला जो पोर्शन है इसमें बोला जा रहा है कि कितने मेंबर्स होंगे, कैसे उनके अपॉइंटमेंट होगा, वैकेंसीज कैसे फिल होंगी, ये उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें एज प्रिस्क्राइब्ड होंगी। एज प्रिस्क्राइब्ड का मतलब जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग होंगी। प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द वर्कमैन शैल नॉट बी लेस देन द नंबर्स नॉमिनेटेड टू रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल एम्प्लॉयज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। तो क्योंकि ऊपर बोला जा रहा है कि जो मेंबर्स होंगे वो हर क्षेत्र से होंगे, रेलवे से भी, कोल इंडस्ट्री से भी, माइनिंग से भी, कॉन्ट्रैक्टर्स कुछ ऐसे मेंबर्स जो कॉन्ट्रैक्टर्स की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्कमैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। तो अगर तो इसमें बोला जा रहा है कि वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इन दिस सेंट्रल बोर्ड, ये इक्वल होने चाहिए, शुड बी इक्वल। ऐसा नहीं कि वर्कर्स के कम हैं, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़्यादा हैं या वाइस वर्सा, नहीं, इट हैज़ टू बी इक्वल। तो इसको अगर हम अभी हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड पढ़ा, तो अगर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पे जाने से पहले हम चलते हैं रूल्स की तरफ कि रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सारे के सारे जैसे वैकेंसीज कैसे फिल होंगी, ये सब चीज़ें एज पर रूल्स हैं। तो हम एक बार रूल्स को देख लेते हैं कि रूल्स कौन कौन से हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक सेकेंड, इसको हम यही रखते हैं और हम चलते हैं रूल्स की तरफ। ओके, तो आई होप आपको ये स्लाइड जो है, ये पीडीएफ विजिबल होगी। तो हम चलते हैं अब सेंट्रल बोर्ड। नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के रूल्स हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं स्ट्रेट टू दी चैप्टर 2 सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। तो सेंट्रल बोर्ड में एक चेयरमैन है टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अ चीफ लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मेंबर्स हैं इसके अलावा एक चेयरमैन है, एक चीफ लेबर कमिश्नर है जिसको हमने एक्स ऑफिशियो पढ़ा, उसके अलावा 11 से 17 मेंबर्स होंगे। तो जो मेंबर्स का काउंटिंग है वो मिनिमम 11 और 17, इनके बीच में कितना भी हो सकता है, लेकिन इससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। अब हम एग्जैक्टली नंबर्स पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होंगे,
लेट मी इरेज दिस। 2 मेंबर्स जो कि रेलवेज को रिप्रेजेंट करेंगे अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। 5 मेंबर्स जो कि कोल माइन रिप्रेजेंट करेंगे, 2 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स इन अदर माइंस, 2 रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर्स टू whom the act applies to be appointed by central government, 7 person representing employees in railways and 1 representing employees in coal mines, 2 representing employees in other mines and 2 representing employees in contractors। को इसको ध्यान से देखिएगा, क्या पता इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ना कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा, देखिए प्लीज, और ये चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो मैं एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। एक ही हो गया, एक ही हो गया। यहाँ पर एक पर्सन आ गया, 1 person representing central government, then we have D, 2 person representing railways to be appointed by central government। तो 2 person ऐसे होंगे जो रेलवेज को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। 5 person हो गए, 1 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। अब 5 टोटल 5 है। 5 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है ये देखो। पहला है जो एम्प्लॉयर्स इन कोल माइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 2 person है जो एम्प्लॉयर्स इन अदर माइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब कोल माइन के अलावा जितनी माइंस है वो भी तो है ना। तो 5 में से 5 को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया गया है, एक जो कि एम्प्लॉयर है कोल माइन वाला, 2 जो कि एम्प्लॉयर है अदर माइंस का, एंड 2 कौन हुआ, कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर टू whom द एक्ट अप्लाइज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। टोटल मिला के हो गए 5, ठीक है। नीचे आते हैं अब हम, एक सेकेंड। आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड टू अदर थिंग्स। अब इसमें है 7 मेंबर्स। अब 7 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, 2 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज इन रेलवेज, 2 पर्सन ऐसे जो रेलवेज को रेलवेज के एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर एम्प्लॉयर्स था ना, 2 पर्सन ऐसा एम्प्लॉयर थे, तो यहाँ पर एम्प्लॉयज आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि इक्वल होने चाहिए, चाहे एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉई हो, या वर्कमैन हो, या कॉन्ट्रैक्टर हो, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, सब इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हर चीज़ इक्वल ही होगी। 2 पर्सन जो कि रेलवेज के एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज इन कोल माइन, ठीक है। एक एम्प्लॉयज इन कोल माइन, जैसे कि यहाँ पर है 1 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर इन कोल माइन है, तो यहाँ पर है 1 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉय इन कोल माइन, देन 2 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज इन अदर माइंस, सेम एज द अबव। 2 जो है बाकी के माइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एम्प्लॉयज का सेक्शन, ठीक है। एंड 2 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, 2 रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। तो कॉन्ट्रैक्टर्स के जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। टू whom द एक्ट अप्लाइज टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये टोटल हो गए 7 and 5 12, 7 and 5 12, 12 and 2, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ, 7 and 5 12, 12 and 2 14, 15, 16, 17, तो टोटल 17 हो गए। तो हमने पढ़ा था कि 11 से 17 के बीच में रहने चाहिए, 17 से ऊपर नहीं जाने चाहिए, 11 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये हमारा था सेंट्रल गवर्नमेंट का, सॉरी सेंट्रल बोर्ड का जो पूरा का पूरा बाइफर्केशन था ऑफ द मेंबर्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, देख लेते हैं कि इसमें और क्या दिया है। अब टर्म्स ऑफ ऑफिस के बारे में एक बार देख लेते हैं। द चेयरमैन, अब इसका जो चेयरमैन है उसका टर्म कितना होगा, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस फॉर सच पीरियड ऑफ 3 years। तो चेयरमैन 3 साल के लिए उसका ऑफिस, मतलब उसका जो टेन्योर है 3 years के लिए है, फ्रॉम द डेट ऑन विच द अपॉइंटमेंट इज फर्स्ट नोटिफाइड। तो पहली बार जो उसका अपॉइंटमेंट हुआ था और जब फर्स्ट टाइम उसका अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन इशू हुआ था, उस दिन से 3 साल गिरे जाएगी। ईच ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड शैल होल्ड द ऑफिस एज सच ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसको आगे बढ़ते हैं, इसका तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, ईच ऑफ द मेंबर रिफर टू इन क्लॉज E and F ऑफ रूल 3 शैल होल्ड द ऑफिस एज सच फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years कमेंसिंग फ्रॉम द। तो बाकी के इसके अलावा भी जो भी मेंबर्स हैं उनका भी जो टेन्योर होगा 3 years का होगा। E and F, इसमें क्या लिखा है, क्लॉज E and F ऑफ रूल 3। तो रूल 3 ये है, दिस वन इज रूल 3। अब इसका E and F जो क्लॉज है दैट इज ये वाला क्लॉज, ये वाला। ये सारे मेंबर्स का भी जो टेन्योर होगा वो 3 years का होगा अलॉन्ग विद द चेयरमैन। एक सेकेंड,
आई होप आपको ये कंफ्यूजिंग नहीं लग रहा होगा. आप प्लीज़ क्या करिएगा कि एक बार कॉपी पेंसिल लेके बैठेगा, खुद लिखने की कोशिश करेगा वीडियो को पॉज करते हुए, तो आपको ईजी होगा. प्रोवाइडेड दैट वेयर द सक्सेसर ऑफ एनी मेंबर हैज़ नॉट बीन नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट ऑन और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 3 years. तो इसका मतलब ये है सिंपल कि अब देखो 3 साल के बाद नया अपॉइंटमेंट होना चाहिए, राइट? तो जब तक नया अपॉइंटमेंट नहीं होता तब तक जो पुराने वाले हैं वो अपने ऑफिस को कंटिन्यू करेंगे टिल द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट. इसमें यही लिखा है. If the member is unable to attend the meeting of the board, the central government or the body which appointed, nominated by the notice, writing in signed on its behalf and addressed to the chairman of the said board, nominate a substitute in his place to attend the meeting, and such a substitute member shall have all the rights. तो सिंपल है, अगर कोई मेंबर बोर्ड मीटिंग को अटेंड नहीं कर पा रहा है तो चेयरमैन होगा, वो क्या करेगा, नॉमिनेट कर देगा किसी एक अलग पर्सन को जो उसकी बिहाफ में मीटिंग अटेंड करेगा. तो जब वो उसके बिहाफ में मीटिंग अटेंड कर रहा होगा तो वो उसकी जो पावर्स होंगी इक्वल टू दैट पर्सन होंगी. देन वी हैव रजिस्ट्रेशन. द मेंबर ऑफ द बोर्ड नॉट बीइंग एज ऑफिशियल member may resign his office by letter written writing address to central government. एक्स ऑफिशियल यानी कि चीफ लेबर कमिश्नर के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं वो अपना रेजिग्नेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे. तो ऑफिस ऑफ सच मेंबर शैल फॉल वैकेंट फ्रॉम द डेट ऑन विच हिज रेजिग्नेशन इज एक्सेप्टेड और ऑन एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. तो सिंपल इसका मतलब है कि अब जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन है वो कब माना जाएगा कि आपने रिजाइन कर दिया है. दो चीज़ें हैं, जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया उस दिन, या अगर लेटर पहुंच गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो भले ही एक्सेप्शन को थोड़ा टाइम लग गया है लेकिन वो टाइम पीरियड, कौन सा टाइम पीरियड, 30 days का टाइम पीरियड ओवर हो चुका है तो भी माना जाएगा कि आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्टेड है. तो या तो 30 दिन से पहले अगर ऑफिशियल एक्सेप्शन आ जाए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर ऑफिशियल एक्सेप्शन नहीं आता है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन माना जाएगा कि आपका रेजिग्नेशन हो चुका है. नाउ वी हैव सेसेशन ऑफ मेंबरशिप. अब कब मेंबरशिप टर्मिनेट हो जाएगी, मतलब कि आपकी खत्म हो जाएगी मेंबरशिप. If any member of the board not being as official member fails to attend 3 consecutive meeting of the board, एक्स ऑफिशियल मेंबर के अलावा, मतलब कि चीफ लेबर कमिश्नर के अलावा जितने भी मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग द चेयरमैन, अगर वो बोर्ड की 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग का मतलब लगातार एक के बाद एक, मतलब कि ऐसा नहीं, अब 3 कॉन्जिक्यूटिव मीटिंग का मतलब ये नहीं कि आपने ये वाली अटेंड नहीं करी फिर ये वाली अटेंड कर ली फिर ये वाली अटेंड नहीं करी, नहीं, आपने लगातार 3 मीटिंग्स अटेंड नहीं करी है तो आपकी जो मेंबरशिप है वो कैंसिल हो जाएगी. विदाउट ऑब्टेनिंग द लीव ऑफ अ चेयरमैन ऑफ सच एब्सेंस ही शैल सीज टू बी द मेंबर ऑफ द बोर्ड, प्रोवाइडेड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट सच मेंबर वाज प्रिवेंटेड. तो अगर इसके अलावा अगर सेंट्रल बोर्ड ये सेटिस्फाई हो जाती है कि वो जो 3 मीटिंग जो उन्होंने अटेंड नहीं करी उसके पीछे कोई वैलिड रीज़न था, उसको प्रिवेंट किया गया था मीटिंग अटेंड करने से, तो फिर वो उस चीज़ का सेसेशन नहीं होगा, मतलब लाइक उसकी मेंबरशिप क्या नहीं होगी, सीज नहीं करेगी. नाउ वी हैव डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप. अब मेंबर्स कौन कौन नहीं बन सकते. अ पर्सन शैल बी डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग रीअपॉइंटेड और फॉर बीइंग अ मेंबर. दोनों चीज़ें हैं, या तो वो मेंबर नहीं बन सकता या वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता. जैसे एक बार मेंबर बन गया है लेकिन जब रीअपॉइंटमेंट की बारी आती है तो उसके बाद ये सारी की सारी डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो भी वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता. वो कौन कौन सी हैं. If he is of unsound mind, if he is of unsound mind stands to declare by competent court. अगर वो unsound mind का है, competent court ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया है. He is an undischarged insolvent है वो. If he has been or is convicted of an offense, अगर उसका जेल वेल हुई है किसी मॉरल टर्पिट्यूड की वजह से तो ऑब्वियसली वो नहीं होगा, तो उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा. या अगर वो ऑलरेडी मेंबर है उसके बाद उसका रीअपॉइंटमेंट से पहले ये सब होता है तो उसका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा और उसकी मेंबरशिप भी कैंसिल हो सकती है. इफ क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ डिसक्वालिफिकेशन हैज बीन इंकर्ड अंडर रूल, और डिसक्वालिफिकेशन के ऊपर जो भी डिसीजन लेने हैं उसकी सारी की सारी होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी. देन रिमूवल ऑफ मेंबरशिप. The central government may remove from office any of the board member if in its opinion such member has ceased to represent the interest which he purports to represent of the board.
तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी ऐसा मेंबर है जो कि मे बी डिसक्वालीफाई हो गया है, या वो जो बोर्ड का इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, या कोई भी रीज़न की वजह से वो उस चीज़ को जो उसकी ड्यूटीज है उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो रिमूव कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को एज अ मेंबर, provided no such member shall be removed unless reasonable opportunity has been given। तो ऑब्वियसली जो पर्सन को रिमूव किया जा रहा है उसको रिमूव होने से पहले एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी फॉर सेइंग हिज साइड ऑफ द स्टोरी। वैकेंसी, when a vacancy occurs or is likely to be occur in the membership, the chairman shall submit a report to the central government, and on receipt of such report the central government takes steps to fill the vacancy by making the appointments among the category of the person। तो सिंपल है कि जब वैकेंसीज आने वाली होगी या हो चुकी होगी तो इट इज़ द चेयरमैन जो सबमिट करेगा रिपोर्ट टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट कि हाँ अभी आने वाले टाइम पे यही वैकेंसीज अकर करने वाली हैं एंड नाउ इट इज़ द टाइम टू फिल दोज पोस्ट। तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर रिपोर्ट पे एक्शन लेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन, अब स्टाफ से रिलेटेड जो रूल है उसको देख लेते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन ऑफ इट्स ऑफिशियल एज अ सेक्रेटरी to the board and appoint such other staff as it may necessary to enable the board to carry। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक पर्सन को नॉमिनेट कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है एज अ सेक्रेटरी, ठीक है, कि वो जो बोर्ड है उसका सेक्रेटरी बन के अपनी ड्यूटीज़ को एंटरटेन करे, अपनी ड्यूटीज़ को एक्सरसाइज करे। और वो कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। The salary and allowances of that staff and other conditions of services shall be decided by the central government। उसकी सैलरी क्या होगी, उसके अलाउंसेस क्या होंगे, कौन कौन सी ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, ऑल विल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेक्रेटरी शैल असिस्ट द चेयरमैन, उसका काम क्या होगा? चेयरमैन को असिस्ट करेगा मीटिंग को कन्वे करने के लिए। अटेंड द मीटिंग्स बट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड, वो मीटिंग अटेंड करेगा लेकिन वोटिंग का एंटाइटलमेंट नहीं है उसको। शैल कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स के जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो भी वहाँ पर डिस्कस हुआ उसको प्रॉपरली उसका रिकॉर्ड रखेगा। शैल टेक द नेसेसरी मेजर्स टू कैरी आउट द डिसीजंस टेकन बाय द टेकन एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें अगर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की बात करें तो इनमें से कौन है जो बोर्ड की मीटिंग तो अटेंड करेगा लेकिन वोटिंग का राइट उसको नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आंसर क्या होगा? सेक्रेटरी। अलाउंसेस ऑफ द मेंबर्स, तो मेंबर्स के अलाउंसेस क्या होगा? द ट्रैवलिंग अलाउंस ऑफ एन ऑफिशियल मेंबर शैल बी गवर्न बाय द रूल्स एप्लीकेबल टू हिम फॉर जर्नी परफॉर्म बाय हिम। तो ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलेगा जो भी उसने जर्नी परफॉर्म करी ऑब्वियसली टू अटेंड द मीटिंग और जो भी उसकी पावर से उसको एक्सरसाइज करने के लिए। द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द बोर्ड शैल बी पेड ट्रैवलिंग अलाउंस for attending the meeting of the board at such rate as admissible to grade 1 officers of the state governments। तो ये सारी चीज़ें ये इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है एज पर द पेपर। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिया है जो पढ़ने लायक हो। लेट मी सी कि अगर है तो एवरी क्वेश्चन विच बोर्ड, चलो डिस्पोजल ऑफ बिजनेस ये सब तो चीज़ें नहीं आएंगी। नोटिस ऑफ ऑर्डिनरी, अच्छा ये देख लेते हैं कि नोटिस ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग है उसका नोटिस, ऑर्डिनरली 7 days notice shall be given to the members of a proposed meeting। No business will not which is not on the list of the business of the meeting shall be considered at that meeting without the permission of chairman। तो 7 दिन का नोटिस दिया जाएगा कि 7 दिन के बाद, मतलब ऑब्वियसली एक 7 days नोटिस होगा कि इस डेट को क्या है, मीटिंग है, और उस नोटिस में जो जो चीज़ें लिखी होंगी कि मीटिंग इस पर्पस के लिए हो रही है, ये चीज़ें डिस्कस कर जाएंगी। उसके अलावा कोई और चीज़ें डिस्कस अगर करी जाएंगी, अगर करनी चाहिए तो उससे पहले चेयरमैन की परमिशन लेनी इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज विदाउट परमिशन केवल वही चीज़ें डिस्कस होंगी जो उस पर्टिकुलर नोटिस में मैंशनड है। नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग अनलेस एटलीस्ट 5 members आर प्रेजेंट। तो कोरम क्या होगा मीटिंग का? मीटिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक कम से कम 5 members मौजूद ना हो। प्रोवाइडेड दैट इफ एनी मीटिंग लेस देन 5 members आर प्रेजेंट द चेयरमैन मे एडजर्न द मीटिंग टू अनदर डेट। और अगर ऐसा कुछ होता है कि मीटिंग स्टार्ट हो गई और 5 से कम मेंबर्स हैं तो देन द चेयरमैन वुड एडजर्न, मतलब कि उस मीटिंग को वहीं पर रोक देगा।
और नेक्स्ट डेट वहाँ पर बोल देगा कि अभी प्रॉपर जब कोरम हो जाएगा, मतलब प्रॉपर मेंबर्स आ जाएंगे, तब हम ये मीटिंग दोबारा से कंडक्ट करेंगे इन दिस डेट। तो ऐसे करके हम उसको वो कर सकते हैं। ओके, कमिटी ऑफ द बोर्ड। ओके, दिस इज नॉट आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग का हम उसमें पढ़ेंगे जब हम वो वाला सेक्शन पढ़ेंगे। चलो अब हम जाते हैं फिर से अपने स्लाइड पे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड अब हम बढ़ते हैं अपने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड पे। द स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट द बोर्ड कॉल्ड स्टेट एडवाइजरी कॉन्ट्रैक्ट लेबर बोर्ड। अब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है तो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी। क्यों करेगी? सेम टू एडवाइज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट फॉर ऑन सच मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट। तो सिंपल है, इस पर्टिकुलर एक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए स्टेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। द स्टेट बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन टू बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। एक चेयरमैन होगा, लेबर कमिश्नर एक्स ऑफिशियो। अब स्टेट बोर्ड का एक्स ऑफिशियो होगा लेबर कमिश्नर, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड का एक्स ऑफिशियो होता है चीफ लेबर कमिश्नर। तो इसको दे, और इन हिज एब्सेंस एनी अदर मेंबर नॉमिनेटेड। और अगर लेबर कमिश्नर एब्सेंट है तो उसके अलावा जो एक्स ऑफिशियो एज ए एक्स ऑफिशियो उस पर्टिकुलर पोस्ट पे रहेगा, वो कौन रहेगा? वो कोई भी पर्सन जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सच मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 11 बट नॉट लेस देन 9। तो यहाँ पर 9 से 11 तक का है टाइम मेंबर्स का काउंटिंग। वहाँ पर थी 11 to 17, मिनिमम 11, मैक्सिमम 17। यहाँ पर है मिनिमम 9, मैक्सिमम 11। एज द स्टेट गवर्नमेंट मे नॉमिनेट टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, द इंडस्ट्री, द कॉन्ट्रैक्टर, वर्कमैन एंड अदर। तो सेम है जैसा सेंट्रल बोर्ड में था वैसा ही है, जहाँ मतलब जो एरियाज से सेंट्रल बोर्ड में मेंबर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। तो नंबर्स ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड और उसके जो टर्म्स ऑफ ऑफिस, ये सब चीज़ें एज प्रिस्क्राइब्ड होंगी। और वर्कमैन के जो नंबर है मेंबर वो कम नहीं होने चाहिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर एंड कॉन्ट्रैक्टर से। तो दिस इज सेम एज वी हैव स्टडीड इन अंडर सेंट्रल बोर्ड वाला सेक्शन। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। Section 5, power to constitute committees. The central board or state board, as the case may be, may constitute such committees and for such purpose as it may think fit. The committee constituted under subsection 1 shall meet at such times and places and shall observe such rules, procedures in regard to transactions as may be prescribed. तो जो committees होंगी सेंट्रल बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड जिससे भी रिलेटेड है, वो दोनों के दोनों अपने भी तरीके से कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सारे के सारे उस कमेटी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं एज प्रिस्क्राइब्ड होंगे। द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शैल बी पेड सच फीस एंड अलाउंसेस अटेंडिंग इट्स मीटिंग एज प्रिस्क्राइब्ड, प्रोवाइडेड दैट नो फी शैल बी पेबल टू अ मेंबर हु इज एन ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट और इन कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। लेकिन इसका जो मेंबर होगा अगर वो एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसको कोई भी फ़ी नहीं देनी है, तो उसको कोई फ़ी एंड अलाउंसेस नहीं होंगे क्योंकि ऑब्वियसली उसको उस काम के लिए गवर्नमेंट पे कर रही है। अदरवाइज बाकी के मेंबर्स को फ़ी अलाउंसेस एज प्रिस्क्राइब्ड ही मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एंड विद दिस एंड पार्ट 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा क्योंकि मैं रूल्स वाला जो पार्ट है वो भी साथ साथ बताती हुई चल रही हूँ। एंड आई होप आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा इस पर्टिकुलर वाले पार्ट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आऊँगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से क्या होगा कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है या मेरे वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। उसका जो एक तरह से एल्गोरिथम में जो लाइकिंग वाला जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जितने भी व्यूज़ आते हैं वो अच्छे आते हैं, थोड़े सा और आप देखिए, लेकिन हाँ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक का बटन दबाने से आपका कुछ नहीं आएगा, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे। इट्स अ जेस्चर, जैसे कि आपको वो वीडियो पसंद आया, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है जो मैं कर रही हूँ आप लोगों के लिए।
सो आई होप आपको मेरी रिक्वेस्ट आप इस चीज़ को कंसिडर करेंगे एंड प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। अदरवाइज़ आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी दे सकते हैं, अपने फीडबैक दे सकते हैं रिगार्डिंग माई वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ पार्ट 2 लेके मैं जल्दी आऊँगी। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड विथ मी, बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।